हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो पिछली वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन हटता है ना। अगर जिस जिस तत्व में ऑक्सीजन जुटता है तो उस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिस तत्व से हाइड्रोजन हट रहा है या जिस यौगिक से हाइड्रोजन हट रहा है उस तत्व का क्या हो रहा है? उस यौगिक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो चलिए आज से हम लोग देखेंगे कि अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं ना। अवकरण अभिक्रिया क्या है, क्या होता है? अवकरण अभिक्रिया को बोलते हैं इंग्लिश में रिडक्शन और रिएक्शन ना। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण के जस्ट उल्टा होता है अवकरण का, कि ऑक्सीकरण के जस्ट उल्टा होता है क्या होता है? अवकरण ना। तो इसमें हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन हटेगा। क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन जुटेगा। क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन क्या होगा? हटेगा। क्या होगा? ऑक्सीजन हटेगा ना। क्या होगा? हाइड्रोजन जुटेगा, ऑक्सीजन हटेगा। तो देख लेते हैं परिभाषा क्या बोलता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुटता है और ऑक्सीजन हटता है तो हम इसे कहते हैं अवकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसे? अवकरण अभिक्रिया। चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि H2+O2 ना। तो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुट रहा है तो कौन बना? H2O। तो यहाँ पर साफा लिखा हुआ है कि इसमें O2 का अवकरण हो रहा है। इसमें किसका अवकरण हो रहा है? O2 का ना। क्या हो रहा है? इसमें O2 का अवकरण हो रहा है। आगे है कि H2 और Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? H2Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो क्या बना है? HCl। क्या बना है? HCl। तो हाँ, इसमें क्लोरीन में क्या जुट रहा है? हाइड्रोजन। क्लोरीन में जुट रहा है हाइड्रोजन, तो क्लोरीन का क्या होगा? अवकरण। क्लोरीन का क्या होगा? अवकरण ना। चलिए देखते हैं कि अगर अब आता है कि ऑक्सीकरण क्या। हाँ, ध्यान से देखिएगा कि ऑक्सीकरण और अवकरण ऑक्सीकरण और अवकरण अगर एक साथ होता है, दोनों ऑक्सीकरण और अवकरण अगर एक साथ होता है दोनों, तो उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? रेडॉक्स अभिक्रिया ना। उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे में एग्जाम्पल है कि CuO+H2 तो Cu हो गया अलग और बन गया H2O। क्या बन गया? H2O। तो Cu में से ऑक्सीजन हट रहा है तो Cu का हो गया अवकरण। क्या हो गया? Cu का हो गया अवकरण और किस में जाकर जुटा? हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन का हो गया क्या? ऑक्सीकरण। क्या हो गया? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया ना। अब देखते हैं आगे कह रहा है कि हमारे जीवन में रेडॉक्स अभिक्रिया कहाँ कहाँ प्रभाव डालता है, क्या क्या होता है, नहीं होता है ना। तो याद रखिएगा सबसे पहले होता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसको भोजन को पचाने में ना। जैसे में भोजन को क्या होता है? पचाने में ना। भोजन को पचाने में कैसे? तो C6H12O6 बनता ही होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला ना। तो पहला कह रहा है कि भोजन को पचाने में, दूसरा कह रहा है कि भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने में। जैसे सिट्रिक अम्ल और लेसिथिन, ये दोनों जो है भोजन को बचाता है। किसको? दुर्गंधित होने से। और तथा एक और है एंटीऑक्सीडेंट, ये भी बचाता है भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने में ना। और संक्षारण, तो संक्षारण कौन बोलता है कि ऑक्सीजन और नमी, लोहा में अगर ऑक्सीजन और नमी मिल गया तो संक्षारण हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा ना। आगे बोल रहा है कि दहन की क्रिया में, तो दहन की क्रिया में कौन होता है कि ऑक्सीजन का होना आवश्यक होता है। दहन की क्रिया में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो दहन नहीं होगा, ऑक्सीजन रहेगा तो दहन होगा
ना, दहन होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि संक्षारण किसे कहते हैं, कोरेक्शन। संक्षारण इंग्लिश में बोलते हैं कोरेक्शन ना। संक्षारण क्या होता है, तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी धातु हो, कोई भी धातु अगर इसको ऑक्सीजन और नमी मिला, ऑक्सीजन नमी मिला ना, तो ये उसका क्षय कर देगा। धातु का क्या हो जाएगा, एक मोटे परत बना के क्षय कर देगा। तो ये क्षय होने के प्रक्रिया को ही कहते हैं संक्षारण। क्षय होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। कौन बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें धातु को अभिक्रिया कराने पर ना, वह प्रक्रिया जिसमें धातु को अभिक्रिया कराने पर उसका क्षय हो जाता है, उसे संक्षारण कहते हैं। उसे कौन सी कहते हैं, संक्षारण कहते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इस अभिक्रिया में नमी और जल की आवश्यकता होती है। अभी बोले हम कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होगी ही होगी। क्या संक्षारण अभिक्रिया में किसको किसको आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होगी ही होगी ना। हाँ, आगे कह रहा है कि दहन और ज्वाला क्या होता है ना, कंब्यूजन एंड फ्लेम। कंब्यूजन एंड फ्लेम, दहन और ज्वाला क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दहन क्या है दहन क्या, दहन क्या है। तो याद रखिएगा कि दहन को बोलते हैं, कोई भी पदार्थ हो, अगर वो कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, तो क्या चीज़ देना चाहिए, ऊष्मा और प्रकाश दोनों देना चाहिए। क्या चीज़ देगा, ऊष्मा और प्रकाश दे रहा है, तो उसी को हम लोग दहन बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, दहन बोलेंगे। जैसे मैं कह रहा कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बोल रहा है कि वह पदार्थ जिसमें कोई ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश देता है, दहन कहलाता है। क्या कहलाता है, वो दहन कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बोल रहा है, क्या बोल रहा है एग्जाम्पल, इधर है कि C+O2, CO2 बन गया, ऊष्मा और प्रकाश दिया ना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कार्बन को जला रहे हैं, सही है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जला रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। जैसे ही जलाएंगे तो ऊष्मा और प्रकाश दोनों देगा। जैसे में कोयला में कार्बन होता है, कोयला में कार्बन होता है ना। हाँ, तो जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश दोनों देगा। आपकी कह रहा है कि ए से सल्फर और ऑक्सीजन को, अगर सल्फर को ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ऊष्मा और प्रकाश देगा। क्या देगा, ऊष्मा और प्रकाश देगा ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। सही बात है, दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं ना। दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं जो जलेगा। तो एक बात याद है कि अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा उसे दहन बोलेंगे, लेकिन कोई ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी दहन होता है अनुपस्थिति में होता है। वही चीज़ यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है, लेकिन कैसे संभव है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन संभव है, लेकिन कैसे संभव है, चलिए देखते हैं कैसे संभव है से ना। तो कह रहा है कि अगर मैग्नीशियम धातु को नाइट्रोजन में जलाते हैं, किसमें, मैग्नीशियम धातु को अगर नाइट्रोजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। क्या बनाती है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। जैसे समीकरण में दिया हुआ है कि Mg+N2 बन रहा है Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड बना दिया, प्लस ऊष्मा और प्रकाश भी देगा इसमें, तो दहन हो गया। क्या हो गया, दहन की क्रिया हो गई। कोई ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन हो गई ना। कैसे हुआ, जब मैग्नीशियम को नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाएंगे तब मैग्नीशियम नाइट्राइड देगा। क्या देगा, Mg3N2 ना, मैग्नीशियम नाइट्राइड देगा। चलिए आगे कह रहा है कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होता है। दहन के लिए आवश्यक शर्तें ना, दहन के लिए आवश्यक शर्तें होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होना चाहिए।
तो पहला है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। जो पदार्थ जलेगा वो पदार्थ तो पहले होना चाहिए, जैसे में लकड़ी नहीं होगा तो किसको जलाएंगे, कागज नहीं होगा तो किसको जलाएंगे। तो सबसे पहले दहनशील पदार्थ की उपस्थिति ना। दूसरा कह रहा है कि दहन के पोषक तत्वों की, पोषक पदार्थों की उपस्थिति, पोषक पदार्थों की उपस्थिति यानी क्या चीज से जलाएंगे, माचिस से क्या चीज जलाएंगे, लाइटर जलाएंगे, क्या चीज, तो वो चीज होना चाहिए ना। आगे कह रहा है कि ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी कि लकड़ी को जलाने के लिए उस ताप तक उसको वहां तक ताप देना चाहिए तब जाके जलेगा ना। लकड़ी को जलाने के लिए और वहां तक ताप देंगे तब जाके जलेगा, अन्यथा नहीं जलेगा ना, अन्यथा नहीं जलेगा। चलिए देखते हैं कि ज्वाला क्या है। ज्वाला क्या है ना, तो ज्वाला फ्लेम, इंग्लिश में कैसे कहते हैं इसको, फ्लेम। तो ज्वाला क्या होता है कि अगर कोई पदार्थ को जलाएं, हम कोई पदार्थ को जलाएं तो जो चमकीली, जो चमकता है, जो चमकता है उसी को बोलते हैं ज्वाला। कुछ बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ज्वाला बोलते हैं ना। कुछ कह रहा है, एक बार देख लेते हैं कि कोई पदार्थ को जलाने पर उसमें अगर चमकीली रोशनी दिखाई पड़ती है ना, अगर कोई पदार्थ को जला रहे तो उसमें चमकीली रोशनी दिखाई पड़ती है तो उसी रोशनी को ही कहते हैं ज्वाला। उसी रोशनी को क्या बोलते हैं, ज्वाला ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।